स्वागत है आपका। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला में। आज हम एनसीईआरटी की जो बुक है समाजशास्त्र 11th क्लास की चैप्टर 3 को करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 3 को देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझें और एक समरी चैप्टर का आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। पहले हम समझेंगे सामाजिक संस्था क्या होती है। इसको हम पहले बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं। इसका परिचय क्या है, चैप्टर में इसका क्या परिचय है। समाज में ना हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्थिति होता है और उसका भूमिका होता है। जैसे समाज में हमारा एक स्थान है, हम छात्र हो सकते हैं, हम एक घर में एक पिता के रूप में हो सकते हैं, एक माता के रूप में हो सकता है। तो ये हमारी ना उस जगह की स्थिति है कि अरे हमें इस रूप में जाना जाएगा कि हम पिता हैं, हम माता हैं, हम किसी की बहन हैं। ये हमारा स्थान है समाज में, और उसी स्थान के अनुसार जो हमसे काम करने की उम्मीद की जाती है ना, वही हमारी भूमिका होती है। जैसे कि अगर मैं छात्र हूँ तो मेरे से ये उम्मीद की जाती है कि मैं पढ़ाई करूँ अपना समय से। अगर कोई शिक्षक का स्थान है तो उससे उम्मीद करते हैं कि वो अपना शिक्षा दे, अच्छे से स्कूल आए, अच्छे से बच्चों को पढ़ाए। अगर कोई पिता है अपनी जगह पे तो उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि वो सबका लालन पोषण करे, अच्छे से ध्यान रखे अपने परिवार का। अगर माँ है तो उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि वो अपना घर संभाले, बच्चों को ठीक से परवरिश दे। तो बस यही है, समाज में हमारा जो स्थान होता है ना, वो हमारी स्थिति कहलाती है। और जो उस स्थिति के अनुसार हमें रोल मिला होता है कि अरे हमें ऐसे करना है। अगर हम बहन हैं तो बहन की ये भूमिका होती है, भाई हैं तो भाई की ये भूमिका होती है। ये सारी चीज़ें रोल में आती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया है कि पिता की भूमिका बच्चों की देखभाल करना, अच्छी शिक्षा देना आदि है। ठीक है, हमारी भूमिकाएं जो है ना, वो हम अपनी मर्जी से पूरी तय नहीं करते हैं। हमें वो रोल दिया जाता है। अगर हम पिता बने तो हमें वो रोल मिला है, अगर हम माता बने हैं तो माता का रोल हमें मिला है। ठीक है, समाज और सामाजिक संस्थाएं हमें बताती है कि हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए। जैसे समाज और समाज की जो संस्थाएं होती हैं वो हमें सिखाती है कि हमारा जो रोल है, हमें जो रोल मिला है, अगर पिता का एक रोल मिला है तो मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए उस पिता के रूप में। मेरी क्या मेरी क्या क्षमता हो सकती है, मुझे पिता का अच्छे से पिता के पद का कैसे निर्वहन करना है। ये सारी चीज़ें समाज और सामाजिक संस्थाएं हमें बताती हैं। सामाजिक संस्थाएं छोटी भी हो सकती हैं जैसे परिवार, और बड़ी भी जैसे राज्य। परिवार सबसे छोटी संस्था होती है क्योंकि हम जन्म ही परिवार में लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बड़ी संस्था ये हो जाती है जैसे राज्य। हम या तो किसी गांव में रह रहे होते हैं, वो गांव किसी जिला के अंदर आ रहा होता है, वो जिला किसी राज्य के अंदर आ रहा होता है। तो ये सभी सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम संस्था का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि संस्था क्या होता है। संस्था वह व्यवस्था है जो समाज की किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती है और जो कुछ नियमों के अनुसार चलती है। संस्थाएं हमारे व्यवहार को कुछ नियमों में बांधती है। संस्था वह व्यवस्था है, जैसे कि मान लो परिवार हो गया, ये ना सब एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसका बनाया गया है। और बनाया गया तो उसके कुछ नियम होते हैं कि अच्छा परिवार में ये नियम है। अगर कोई संस्था है राजनीति, तो राजनीति के अपने नियम हैं। धर्म है, धर्म के अपने नियम हैं। शिक्षा है तो उसमें भी अपनी लिमिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें संस्था हमें बताती है कि संस्था वह व्यवस्था है जो समाज किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। परिवार का निर्माण क्यों हुआ, परिवार संस्था के रूप में क्यों आया, क्योंकि परिवार में बच्चों का जन्म होता है। अगर वो नहीं होगा, उसमें रूल रेगुलेशन नहीं होगा, तो कैसे एक पिता को पिता का पद प्राप्त होगा। किसी बच्चे की परवरिश अच्छे से की जाएगी, उनको तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा क्योंकि किसी के ऊपर कोई भी जवाबदेही या कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सबको अपने समाज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए संस्था का निर्माण किया गया है जो कुछ नियमों के अनुसार चलती है। ठीक है, संस्थाएं हमारे व्यवहार को कुछ नियमों में बांधती हैं। संस्थाएं हम पे कुछ रूल और रेगुलेशन लागू करती हैं कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपकी इतनी ही लिमिट है, आप इतने नियम के अनुसार ही कर सकते हैं, आप इस नियम को पार नहीं करेंगे वरना समाज आपको बहिष्कृत कर देगा। इस तरह से ये चलता है। ठीक है, आइए
जैसे स्कूल में नियम होते हैं, समय पर आना, पढ़ाई करना, शिक्षक का सम्मान करना आदि। अगर आप सोचिए देखिए, अगर स्कूल में नियम ही नहीं होंगे, कोई टाइम पे नहीं आएगा, टाइम से पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षक अपना काम ठीक से नहीं करेगा या बच्चे शिक्षक का अनादर करने लगेंगे, तो क्या स्कूल अच्छे से चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इसीलिए समाज को, संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है और ये संस्थाएं नियम के आधार पर चलती हैं। ठीक है, तो अब ये नियम के आधार पर क्यों चलती हैं? तो ये हमें सही तरीके से व्यवहार करना सिखाती हैं, हमें अपने एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बनाती हैं। ये हमें कुछ अवसर और सुविधाएं भी देती हैं। ये समाज में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती हैं। कुछ संस्थाएं स्वयं में एक लक्ष्य होती हैं, जैसे परिवार और धर्म। परिवार का एक अपना लक्ष्य है, अगर कोई शिशु उसमें पैदा होता है तो उनका एक अपना लक्ष्य है कि ये आगे चले, अच्छा बने, अपने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हो, अपनी चीज़ों का निर्वाह करे। धर्म धर्म एक संस्था है, धर्म में अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, हर धर्म के अपने अपने नियम होते हैं। अरे जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें धर्म और संस्कृति, परिवार, इन सभी चीज़ों में सिखाई जाती हैं। ठीक है, आइए उदाहरण ले लेते हैं। सभी लोग धर्म के लिए दान देते हैं, राज्य के लिए टैक्स देते हैं और परिवार के लिए कई प्रकार के त्याग करते हैं। ये संस्था हमें सिखाती है कि धर्म के लिए हम जैसे डोनेशन देते हैं मंदिर में, जिससे गरीबों का भला होता है या फिर जिनको भी ज़रूरत होती है उनको, उनके लिए वो कार्य किया जाता है। राज्य के लिए सरकार को, हम गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं, जिससे सरकार फिर हमारे लिए कोई काम करती है, कोई योजना बना के लाती है, तो इसीलिए हम टैक्स देते हैं। और बहुत सारे लोग अपने परिवार के लिए बहुत प्रकार का त्याग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक संस्था में सीखते हैं, जो हमारी ज़रूरत को भी पूरा करता है, और ये सारी चीज़ें हम समाज और संस्था के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि प्रमुख सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी है। इस चैप्टर में आपको 5 तरह का संस्था का दिया गया है। पहला है परिवार, विवाह और नातेदारी। दूसरे में है आपको राजनीति। तीसरा है अर्थव्यवस्था। चौथा है धर्म और पांचवा है शिक्षा। हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये संस्थाएं मिलकर समाज को चलाने में मदद करती हैं, जैसे शरीर के अलग अलग अंग मिलाकर शरीर को चलाते हैं। मैंने आपको पहला चैप्टर में पढ़ाया था कि समाज एक अकेला नहीं होता है, विभिन्न चीज़ें, परिवार, धर्म, जाति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों को मिला के एक पूरे समाज का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे ही ये संस्थाएं सभी समाज को चलाने में मदद करती हैं, सबका अपना अपना योगदान होता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि ये एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इसके कान है, आँख है, हाथ है, पैर है, सब सारे अंग का अपना अलग अलग काम है। वो अपने काम को सुचारू रूप से करते हैं, तभी तो हमारा शरीर अच्छे से चल रहा है। नहीं तो बताइए, कोई बीमार है, कोई अपंग है, तो उसका शरीर अच्छे से काम करता है? नहीं करता है। इसीलिए समाज को चलाने के लिए ये सारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए अंग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक संस्थाओं को समझने के 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। ठीक है, पहला है कार्यात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार हर सामाजिक संस्था समाज के लिए कोई ना कोई ज़रूरी काम करती है। ठीक है, कार्यात्मक दृष्टिकोण में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हर सामाजिक संस्था समाज के लिए कोई ना कोई काम कर रहा होता है। कोई ना कोई काम कर रहा था, कैसे काम कर रहा होता है? जैसे परिवार बच्चों की देखभाल और पालन पोषण करता है। कोई भी बच्चे का पालन पोषण उसके परिवार में होता है, तो ये संस्था के लिए तो काम कर रहा है। परिवार भी तो एक संस्था है, बच्चों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार स्कूल भी एक प्रकार का संस्था है, वो बच्चों को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उनको अपने आने वाली ज़िंदगी में चुनौतियों से लड़ने के लिए योग्य बनाता है। ठीक है, राज्य सरकार क्या करती है? कानून व्यवस्था बनाए रखता है। राज्य आमतौर पर जब आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो ये पुलिस वगैरह इन सारी चीज़ों को राज्य में डिफाइन किया जाता है। तो आप ये समझो कि राज्य जो गवर्नमेंट है वो भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है, जिससे सामाजिक संस्था जो है अपना सुचारू रूप से काम करती है। ठीक है, यानी समाज की अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम करके समाज को व्यवस्थित रखती हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो अपने कार्य द्वारा समाज को प्रभावित करती हैं, समाज को एक सुचारू रूप में ले जाने का प्रयास करती हैं। ये सारी चीज़ें कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आता है संघर्षवादी दृष्टिकोण।
इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज में सभी लोगों की स्थिति समान नहीं होती है। आप अपने आसपास भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग अमीर होंगे, बहुत सारे लोग गरीब होंगे, बहुत सारे लोग निम्न वर्ग के होंगे। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण में हम ये देखेंगे कि समाज के सभी लोगों की स्थिति एक समान नहीं होती है। कुछ लोगों के पास बहुत अंधा पैसा होता है कि वो खर्च करते करते थक जाते हैं, शक्ति होती है, साधन होते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ नहीं होता है। कभी कभी सामाजिक संस्थाएं भी इन असमानताओं को बनाए रखने में मदद करती हैं। ठीक है, जैसे कि सामाजिक संस्थाएं में अमीरों को अमीर बनाने में मदद करती हैं, गरीबों को भी बहुत सारी चीज़ें वो आगे नहीं बढ़ पाते। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, अमीर लोगों को अच्छे स्कूल, नौकरी और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि गरीब लोगों को कम। अगर जब कोई गरीब को सुविधा कम मिल रहा है तो जाहिर सी बात है, अब कोई अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई गरीब का बच्चा गरीब स्कूल में पढ़ रहा है, तो जब इन दोनों का आकलन किया जाएगा तो अमीर बच्चे का ही आकलन ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसको उतना अच्छे से पोषण नहीं मिला, इसको उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिली। एक मिनट, इसको उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिली। ठीक है, यानी यह दृष्टिकोण असमानता और शक्ति के बंटवारे पर ध्यान देता है। आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि संघर्षवादी दृष्टिकोण में जो लोग समान नहीं हैं वो संघर्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं, जो अपनी जीवन स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, संस्थाओं में काम कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें संघर्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़े थोड़े मिनटों में ख़त्म हो, ताकि आपको भी देखने में बहुत ज़्यादा बोर ना लगे। आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अपने समाजशास्त्र के बच्चों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका, थैंक यू।